पूरी टीम को। मिस्टर बारिक, अर्निंग्स एक बड़ा रीजन था जिसे बाजार वॉच आउट करना चाहता था। एफआईज तो ऑफकोर्स एक रीजन थे कि जब तक एफआईज की सेलिंग जारी थी तब तक हम बाजार में कितनी भी इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी, उसे बाजार इग्नोर कर रहा था और एक व्यू देखना चाहता था कि अर्निंग्स कैसे आएंगी। अब तक जो अर्निंग्स आई हैं उसमें दो स्पेसेस स्पेशली बात करें, बैंक्स वहां भी अच्छे नंबर दिख रहे हैं, एनर्जी स्पेस जैसे रिलायंस वहां पर भी अच्छे नंबर दिख रहे हैं, दोनों में अच्छा टर्न अराउंड इनफैक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो बार बार बात हो रही थी H2 से सेकेंड हाफ से अच्छी रिकवरी की, क्या मान लिया जाए कि अब इसके साइन आने शुरू हो चुके हैं? प्रियंका, थोड़ा जल्दी होगा। 500 कंपनीज हैं मार्केट में। दो चार कंपनीज के रिजल्ट पे ये तय करना मुश्किल होता है। हमें और रिजल्ट्स में बहुत सारे न्यूआंसेस भी होते हैं। तो ब्रॉडली अभी भी मेरा मानना है कि हमें पेशेंटली वेट करना होगा ओवर द नेक्स्ट मंथ और टू सी हाउ अर्निंग्स आर कमिंग बैक। और उसके साथ अर्निंग्स के साथ एक जो वैल्यूएशन का सपोर्ट होना चाहिए मार्केट को, वो अभी भी महंगा है। एंड हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम एफआई के पैसे की बात करते हैं तो अनलाइक इंडियन इन्वेस्टर्स, जहाँ हमारे पास ज़्यादातर इंडिया का ही चॉइस होता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि एफआई के पास पूरे दुनिया का चॉइस होता है, तो उनके पास ऑप्शंस भी होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म स्टेबल इकोनॉमी है, स्टेबल अर्निंग्स प्रोफाइल और प्रॉफिटेबिलिटी है हमारे देश की। उसके लिए थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रीमियम जायज़ है। बट जिस जिस वैल्यूएशन पे हमारे बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स आज भी है, मुझे लगता है कि ये एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। ऑलरेडी थैंकफुली एक साल का कंसोलिडेशन हो चुका है, जहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट फ्लैट रहा है और कुछ कुछ कंपोनेंट्स 10-15% से नीचे भी है। तो ये कंसोलिडेशन से हम धीरे धीरे निकलेंगे। कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छे करेंगे, कुछ सेक्टर्स अच्छे नहीं करेंगे, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। जरूरी नहीं कि हर दिन हर साल जब दिवाली हो तो अगले एक साल में पैसा बनना ही चाहिए। बाजार का नियम है उतार चढ़ाव, और वो चेंज नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये है व्यू मार्केट पर, उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा। ऐसे में क्वालिटी स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। लेकिन सर, ऐसे में एसेट एलोकेशन करें कैसे? क्योंकि FY26 में तो हमने देखा अभी तक इक्विटी का परफॉर्मेंस थोड़ा म्यूटेड ही रहा, ज़्यादा कुछ बड़ी तेज़ी नज़र नहीं आई। लेकिन ऐसे में गोल्ड और सिल्वर काफ़ी चले, काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिली। लेकिन फेस्टिव के बाद अब वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे में एसेट एलोकेशन करना हो तो इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे? किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें? मुझे किसी ने पूछा था आज सुबह निकल दिवाली में बहुत सारे गेस्ट जब आते हैं कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए, और कौन से फंड में लगाना चाहिए। अब इंडिया में 2500 फंड्स हैं, तो ये सवाल इतना ओपन एंडेड होता है कि 2500 में से कौन से एक फंड का नाम दिया जाए, बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह से जो एसेट एलोकेशन के सवाल का जो जवाब है, वो हर इंडिविजुअल के नीड के हिसाब से करना चाहिए। ये बहुत ही बोरिंग जवाब मैं दे रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जैसे मेरा एसेट एलोकेशन काफी ब्रॉड बेस्ड है। मेरा एसेट एलोकेशन रफली 40% इंडियन स्टॉक्स में है, 20 से 25% ग्लोबल स्टॉक्स में है, अराउंड 15% गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड्स में है, और बाकी का 25% बॉन्ड्स में है। सो ये काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका ये मतलब है कि मैं ये व्यू ले रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी एसेट क्लास फेयरली प्राइस या फुल्ली प्राइस है। तो मुझे पोर्टफोलियो का रिस्क डाइवर्सिफाई करना है, ये मेरा खुद के लिए नजरिया है। तो मैंने इस तरह से एसेट एलोकेशन बिल्ड किया है। मेरा जो बेटा है वो 18 साल का है, उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 100% इक्विटी फंड में SIP उसकी हो रही है। उसके पोर्टफोलियो में कोई भी एसेट एलोकेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट करता है जिसमें इंडियन इक्विटीज और ग्लोबल इक्विटीज है। तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से, उनके टाइम होराइजन और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। बट तीसरा एक इंपॉर्टेंट जो फ्रेमवर्क या प्रिंसिपल मैं अप्लाई करता हूँ एसेट एलोकेशन के लिए, और जैसे आपने पूछा कि गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छा किया है, हमें एक चीज उल्टी करने की जरूरत है एज इन्वेस्टर्स, कि किसने अच्छा कर लिया है उसके ऊपर जनरली बहुत ज्यादा डिस्कशन होते हैं, सडनली वो पॉपुलर हो जाता है। तो जैसे गोल्ड और सिल्वर पे बात करने का सही समय 2 या 3 साल पहले था, बिकॉज उसके अगले 10 साल में, उसके पिछले 10 साल में उनका रिटर्न जीरो था, इन डॉलर टर्म्स या इन रूपी टर्म्स 5 या 6% रिटर्न था, जबकि इनका लॉन्ग टर्म रिटर्न प्रोफाइल 11% के आसपास है। तो किसी भी एसेट क्लास का जहां पे मीडियन रिटर्न 10-11% है वो 30-40 ईयर्स, और वो अगर पिछले 10 साल में सिर्फ 6-7% दे रहा है, उसका मतलब है कि ये एसेट क्लास अट्रैक्टिव है। निवेशक गलती ये करते हैं कि वो अट्रैक्शन को समझते हैं पिछले एक साल के रिटर्न से। जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है पिछले एक साल में, वो कम अट्रैक्टिव हुआ है। अट्रैक्टिव वो एसेट क्लास होता है जो इनहेरेंटली अच्छा है और सस्ता होते जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी कोई भी एसेट क्लास दुनिया भर में सस्ता नहीं है, सब कुछ महंगे है या क्लोजर टू फेयर वैल्यू है। और इसीलिए पोर्टफोलियो जितना ब्रॉड बेस्ड हो, डाइवर्सिफाइड हो, तो हम पिछले 1-1.5-2 साल से हमेशा यही कह रहे हैं कि मल्टी एसेट होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो, जिसमें इंडिया और दुनिया की कंपनीज होनी चाहिए, जिसमें बॉन्ड्स और गोल्ड सिल्वर भी होना चाहिए। बट ये गोल्ड और सिल्वर का ट्रेड काफी हद तक प्ले आउट हो चुका है। 10 दिन पहले हमारे नेत्रा में हमने पब्लिश किया था कि गोल्ड और सिल्वर से हमने खुद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है।
इंडियन मार्केट के लिए पिछले 2 से 3 सेशन इतने अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है वो स्थिति दर्शाती है कि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन चलता हुआ नज़र आ रहा है। यदि ये करेक्शन और बढ़ता हुआ नज़र आता है तो फिर दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल तो इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आएगी। तो देखना यह है कि कल सोमवार है और सोमवार का दिन इंडियन मार्केट के लिए किस प्रकार का रहता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता हुआ नज़र आएगा। तो इंडियन मार्केट फ़िलहाल तो अच्छी स्थिति में है, 25,800 के लगभग मार्केट चलता हुआ नज़र आ रहा है और 25,800 से यदि ऊपर गया मार्केट तो फिर अच्छी खासी रैली और बनती हुई नज़र आ सकती है, जहां से मार्केट अपन लेके चले 26,200 से ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखना होगा कि इंडियन मार्केट में किस प्रकार की तेज़ी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन की बात करें 25,750 25,500 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है और जब तक ये इनिशिएट है तब तक कोई दिक्कत की खबर मार्केट में है नहीं, और ये टूट जाएगा तो फिर दिक्कत की खबर देखने को मिलेगी। लेकिन ऊपर की तरफ भी इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 58,000 से ऊपर यदि जाएगा तो फिर 58,000 के ऊपर अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिलेगा और 58,000 के ऊपर 58,200 58,500 58,800 के लेवल्स भी जल्द ही आपको दिखाई दे सकते हैं। तो देखना होगा कि किस प्रकार की तेज़ी इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अब बात करें कल की, तो कल इंडियन मार्केट खुलने के साथ ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। यदि गैप अप हुआ तो फिर इंडियन मार्केट की तरफ से अच्छे खासे जो सेलर्स हैं उनको बाजार निशाना बनाता हुआ नज़र आ सकता है। एफआईएस की तरफ से इंडियन मार्केट में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और जब तक एफआईएस का जो है ख़रीदारी और ज़्यादा बड़ी नहीं होती तब तक तो थोड़ी दिक्कत ही रहेगी। लेकिन यदि इंडियन मार्केट की तरफ से ख़रीदारी और बढ़ती है तो फिर और बड़ी तेज़ी इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो इंडियन मार्केट पे हमारी नज़र रहेगी कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट की तेज़ी आने वाले दिनों में दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।